गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार चेक करके बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, आवाज़ आ रही है क्या, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बार चेक करके बताइए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। ठीक है, मुझे आवाज़ आ रही है प्रॉपर। ठीक है, आज का जो हम नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं वो ले रहे हैं एडजेक्टिव। आज जो हम नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं वो ले रहे हैं एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेसिकली क्या करता है, आपने नाउन पढ़ा कि कोई भी अगर नाम है तो वो नाउन है, राइट। नाउन की जगह पर आने वाला शब्द क्या हो जाएगा, प्रोनाउन है। तो फिर एडजेक्टिव क्या है, देखिए क्या होता है ना कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बताता है। मैं एक नाउन हूँ, आप सब नाउन हूँ, आपके बारे में कौन सा शब्द बता रहा है, मेरे को सिर्फ जवाब मिलने चाहिए आपके बारे में कौन सा शब्द बता रहा है। अगर मैं कहती हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं तो क्या ये एडजेक्टिव है। मैं कहती हूँ कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ब्रेव हैं, आप बहुत पोलाइट हैं, आप बहुत काइंड हैं, राइट। ये कोई भी नाउन के बारे में कुछ बताना, जैसे कि रूम के बारे में मुझे बताना है तो ये रूम बहुत स्पेशियस है, राइट। रूम बहुत स्पेशियस है, इस कमरे में बड़ी जगह है। मेरी क्लास फुल है, अभी बच्चे बिल्कुल फुल हैं, राइट। क्लास बिल्कुल फुल है तो क्लास कैसी है, कमरा कैसा है, मैडम कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, राइट। क्लास में शोर कैसा है। तो कोई भी चीज़ कैसा है या फिर कैसी है, तो हम ये कह सकते हैं नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना, राइट। नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना ही एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना ही एडजेक्टिव कहलाता है। ये बात समझ में आ गई। तो कभी भी आपको ये बताना हो कि नाउन या एडजेक्टिव क्या है, तो आप बोलिए जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में, आप क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। उसे एडजेक्टिव कहते हैं, लिखते जाइए। जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ही आप लिख लें तो बोलिएगा कि मैम डन हो गया, आगे बढ़िए। या फिर इसके लिए आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता हो। जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता हो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्वालिफाई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आज की पूरी क्लास में मेरे मुंह से आप एक ही शब्द सुनेंगे, क्वालिफाई क्वालिफाई क्वालिफाई, क्वालिफाई टर्म एंड ऑल। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वालिफाई का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता हो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। या फिर मैं कह सकती हूँ
नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करना नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करना, या फिर कुछ ऐड करने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। जब भी हम कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच समझते हैं, उसके लिए हमें बहुत एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना पड़ता है, बहुत बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखने हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे मैंने लिखा राम इज वेरी इंटेलिजेंट। राम इज वेरी इंटेलिजेंट। नंबर 2, सीता इज अ ब्रेव गर्ल। सीता इज अ ब्रेव गर्ल। Number 3, I bought a red carpet. I bought a red carpet. Number 4, mangoes were sweet. Mangoes were sweet. फिर मैंने लिखा I saw a tall building. I saw a tall building. फिर मैंने लिख दिया The film was interesting. The film was interesting. The film was interesting. बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। The film was interesting. I met an intelligent boy. I met an intelligent boy. I met an intelligent boy. ठीक है। The carpet I bought was red. The carpet I bought was red. लिखिए इन क्वेश्चंस को। अगर आप सीरियस नोट पे पढ़ना चाहते हैं तो हाथ से नोट्स बनाइए। ठीक है, अब मैं आपसे एक एक करके कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, उनका ज़रा जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन में बताइए नाउन कौन सी है। इस क्वेश्चन में नाउन कौन सी है? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या राम नाउन है? यहाँ पर राम क्या है? राम इज है, राम वेरी है, या राम इंटेलिजेंट है? बताइए राम क्या है? राम इज है, क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा है ना कि राम कैसा है ना। नाउन या प्रोनाउन कैसा है या फिर कैसी है, तो यहाँ पर राम कैसा है, सीता कैसी है, क्लास कैसी है, राइट, मेला कैसा है, बुक कैसी है, ये बात हुई ना। तो हमें ढूंढना है कैसा है या कैसी है। तो राम कैसा है,
इज है, वेरी है या इंटेलिजेंट है, तो आप कहेंगे कि मैम राम तो इंटेलिजेंट है, यानी कि ये इंटेलिजेंट किसको क्वालिफाई कर रहा है, राम को क्वालिफाई कर रहा है। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, ये इंटेलिजेंट राम को क्वालिफाई कर रहा है, इस नाते इंटेलिजेंट क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, इंटेलिजेंट क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, राइट। नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताना, तो राम को क्वालिफाई करना, राम के बारे में बताना, राम कैसा है, या फिर राम की कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देना। आप किसी भी तरह घुमा फिरा करके एडजेक्टिव को समझ लीजिए, मतलब एक ही है कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में ही बताना। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में ही बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सीता कैसी है, सीता कैसी है, तो आप बोलेंगे कि मैम सीता ब्रेव है, यानी कि सीता को क्वालिफाई करने वाला वर्ड हमें मिला ब्रेव। सीता को क्वालिफाई करने वाला वर्ड हमें मिला ब्रेव, तो सीता इज अ ब्रेव गर्ल, सीता इज अ ब्रेव गर्ल। तो सीता को क्वालिफाई करने वाला वर्ड मिला ब्रेव, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आई कुछ है क्या, आई कुछ है, मैं कैसा हूं, यहां पर आई कुछ है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इसका जवाब दीजिए, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं तो समझिए आप, आपका एडजेक्टिव क्लियर होगा। यहां पर आई कुछ है क्या, जिन्होंने पहले नोट्स बना रखे हैं उनको अगर कुछ नया लगता है वो बनाए नोट्स। यहां पर आप मुझे बताइए कि आई कुछ है क्या। नमस्कार लक्ष्मी। आई तो प्रोनाउन है, ये तो मुझे भी पता है कि प्रोनाउन है, बट आई की कोई विशेषता बता रहा है क्या, इस सेंटेंस में आई की कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या। माने आई बॉट अ रेड कारपेट, इस सेंटेंस में आई के बारे में बताने वाला शब्द कुछ है क्या, ये मेरा क्वेश्चन है। आई के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या। आई के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है क्या, ये क्वेश्चन है। नहीं मिल रही। आई ने केवल एक्शन किया है, जैसे मैंने केवल लिखा है, मैं लिख रही हूं, अभी मैं कैसी हूं उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, मैं लिख रही हूं, तो मैंने सिर्फ अभी तक काम किया है, तो मतलब इस आई के बारे में बताने वाला हमारे पास कोई भी शब्द नहीं है। तो यहाँ पर आई ने एक्शन किया है। कारपेट क्या है, नाउन है। इस कारपेट के मीनिंग में कोई शब्द ऐड हो रहा है क्या, कारपेट के बारे में कुछ बताया जा रहा है क्या, कारपेट के बारे में कुछ एडिशनल बताया जा रहा है क्या। कारपेट के बारे में बताया जा रहा है, यानी नाउन को क्वालिफाई किसने किया, रेड ने, इस नाते यहाँ पर ये एडजेक्टिव होगा। ठीक है, और ये कारपेट के लिए है, ये आई के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, मैंगोज कैसे हैं, मैंगोज प्लूरल हैं, वर आना चाहिए प्लूरल के लिए, तो मैंगोज कैसे हैं, मैंगोज स्वीट हैं, तो यहाँ पर ये स्वीट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आई के बारे में यहाँ कोई कुछ बता रहा है क्या, आई के बारे में कोई कुछ बता रहा है क्या, आई के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको नज़र आती है क्या इस सेंटेंस में। आई को कोई क्वालिफाई कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, आई कैसा है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है क्या। यस, ठीक है, तो अभी आपने कहा कि मैम आई के बारे में यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं बता रहा है, मतलब आई ने अगेन एक एक्शन किया है, राइट। आई ने केवल एक एक्शन किया है, और बिल्डिंग एक यहाँ पर नाउन है, और नाउन के बारे में कौन सा शब्द हमें बता रहा है, नाउन कैसी है, बिल्डिंग कैसी है, तो बिल्डिंग यहाँ पर टॉल है, बिल्डिंग यहाँ पर टॉल है, तो
तो यानी कि ये टॉल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये बता किसके बारे में रहा है, बिल्डिंग के बारे में बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फिल्म वॉज इंटरेस्टिंग। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, पता है आपको, द फिल्म वॉज इंटरेस्टिंग, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है। फिल्म कैसी है, इंटरेस्टिंग है, यानी ये नाउन कैसी है, इंटरेस्टिंग है, ये एडजेक्टिव हुआ। ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा, एक एक्शन आईएनजी से एंड होता है। आ रही हूँ, कमिंग, खा रही हूँ, ईटिंग, ईटिंग, कमिंग, कंप्लीटिंग, रेनिंग, इंटरेस्टिंग, राइट। एक वर्ब हमेशा आईएनजी से एंड होती है, इसलिए आप कहते हैं V1 प्लस आईएनजी, राइट। कभी आपने एडजेक्टिव प्लस आईएनजी देखा है क्या? इंटेलिजेंट प्लस आईएनजी, गुड प्लस आईएनजी, ब्रेव प्लस आईएनजी, काइंड प्लस आईएनजी, नहीं ना। तो याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर कोई वर्ड आईएनजी से एंड होता है लेकिन वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहा है तो निश्चित तौर पर एडजेक्टिव होगा, कभी भी एक्शन नहीं होगा। तो हर वर्ड आईएनजी से एंड होने वाला वर्ब नहीं होता है। ऐसा वर्ड जो आईएनजी से एंड हो लेकिन नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहा हो तो उसको भी हम एडजेक्टिव ही कहते हैं, उसको भी एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों है, कैसे है, इसको मैंने अभी आपको समझाया है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर हो सके तो आप सभी बच्चे अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहाँ पर भी आप सोशल मीडिया में हैं, ज़रा लिंक शेयर कर दीजिए। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे मुझे भी अच्छा लगेगा, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स को बताइए। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको क्लियर करते हुए चलिए। ठीक, फिर देखेंगे आगे। आई मेट एन इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पर आई ने मुलाकात की, आई ने मुलाकात की, राइट। और यहाँ पर बॉय कैसा है, इंटेलिजेंट है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव हुआ और ये नाउन हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ और ये नाउन हुआ। द कारपेट आई बॉट वॉज रेड, द कारपेट आई ने बॉट किया है, तो यहाँ पर कारपेट कैसी है, रेड है। यहाँ पर आई रेड नहीं है, कारपेट रेड है। वो बोल रहा है वो कारपेट जो मैंने खरीदी, तो कारपेट रेड नहीं, कारपेट रेड है, आई रेड नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब आपने सारे क्वेश्चन में एक चीज देखी, नाउन से पहले एडजेक्टिव, नाउन से पहले एडजेक्टिव और नाउन के लिए एडजेक्टिव। आपने दो कंडीशंस देखी हैं। एक कंडीशन तो आपने क्या देखी, देखिए जरा, आपने दो कंडीशन देखी हैं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, आपके लिए बहुत काम की चीजें हैं। एक आपने कंडीशन देखी है सब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म, या फिर मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ एस एम आर वॉज वर, ठीक है। या फिर मैं लिख सकती हूँ इज एम आर वॉज वर प्लस एडजेक्टिव। या तो आपने ये स्ट्रक्चर देखी है ना, यही देखी है ना, आई एम इंटेलिजेंट, है ना, आई एम ब्रेव, आई एम ब्रेव, आ गया ना। क्या स्ट्रक्चर बना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर और यहाँ पर एडजेक्टिव। एक स्ट्रक्चर तो आपने ये देख ली, ठीक है, यानी कि आपके पास पहली स्ट्रक्चर आ गई सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर प्लस एडजेक्टिव। एक तो ये स्ट्रक्चर आ गई। और आपने दूसरी स्ट्रक्चर क्या देखी, एडजेक्टिव प्लस नाउन देखा, यानी नाउन से पहले हमेशा क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। तीसरी कोई कंडीशन देखी क्या,
अब आप वापस जाइए अपने एग्जाम्पल्स पे, इससे बाहर तो कोई अभी तक कुछ आया नहीं ना। ये दो स्ट्रक्चर्स आपने देखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रही हूँ। या तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर प्लस क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, राइट। और या फिर क्या आएगा, या फिर क्या आएगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव। यानी कि आप कारपेट रेड लिख सकते हैं क्या, कारपेट रेड लिख सकते हैं क्या, बिल्डिंग टॉल लिख सकते हैं क्या, ये मेरा क्वेश्चन है। बिल्डिंग टॉल लिख सकते हैं क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, फिर कहते हैं मैडम क्वेश्चन नहीं निकलते, कंसेप्ट समझोगे तो क्वेश्चन आएंगे ना, कंसेप्ट ही नहीं समझोगे तो क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। कारपेट रेड लिखते हो क्या, नहीं लिखते आप, यानी कि ये भी नहीं लिखते हो और ये भी नहीं लिखते हो, राइट। ये भी नहीं लिखते हो और ये भी नहीं लिखते हो। आप ये कह सकते हैं एन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन इट क्वालिफाइज। मैं क्या लिख सकती हूँ, एन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड, एन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन इट क्वालिफाइज। यानी कि नाउन से पहले एडजेक्टिव रखा जाता है। जैसे आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो नाइस बिल्डिंग, आप क्या लिख सकते हो, टॉल बिल्डिंग, आप क्या लिख सकते हो, ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल आप यही लिख सकते हो ना भाई, यही कहना चाह रहे हो आप, ब्यूटीफुल गर्ल आप ये लिख सकते हो। या फिर एक और स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, राइट। लेकिन लेकिन बट क्या, ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन एन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड आफ्टर अ नाउन, व्हेन एन एडजेक्टिव is placed after a noun, very very important, when an adjective is placed after a noun it is known as post positive, it is known as post positive, very very important, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। व्हेन एन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड आफ्टर अ नाउन इट इज़ नोन एज पोस्ट पॉजिटिव। जब एक एडजेक्टिव को नाउन के बाद रखा जाता है तो उसे हम पोस्ट पॉजिटिव कहते हैं। और पोस्ट पॉजिटिव में आपके पास मैं 4 एडजेक्टिव लिख रही हूँ। पहला है, पोस्ट पॉजिटिव में मैं 4 एडजेक्टिव लिख रही हूँ, प्रॉपर, कंसर्न्ड, प्रेजेंट एंड एब्सेंट। प्रेजेंट, प्रॉपर, कंसर्न्ड एंड एब्सेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। आई लिव इन प्रॉपर जयपुर, I live in proper जयपुर। अब यहाँ पर ये है नाउन और प्रॉपर है एडजेक्टिव। लेकिन ये 4 एडजेक्टिव ऐसे हैं जो नाउन से पहले कभी नहीं आते, हमेशा नाउन के बाद रखे जाते हैं। इस नाते अगर मैं लिखती हूँ आई लिव इन प्रॉपर जयपुर तो ये हो गया पूरी तरीके से इनकरेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, कई क्वेश्चंस निकलते हैं इसमें से, राइट। आई लिव इन प्रॉपर जयपुर ये करेक्ट नहीं है। आप करेक्शन क्या लिखेंगे, आई लिव इन जयपुर प्रॉपर,
राइट आप क्या लिखेंगे, आई लिव इन जयपुर प्रॉपर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई वॉन्ट टू सी द कंसर्न्ड अथॉरिटी, क्वेश्चन नंबर 2, आई वॉन्ट टू सी द कंसर्न्ड अथॉरिटी, आई वॉन्ट टू सी द कंसर्न्ड अथॉरिटी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि कंसर्न्ड हमेशा नाउन के बाद लिखा जाएगा। तो मैं इसको करेक्ट क्या लिखूंगी, आई वॉन्ट टू सी द अथॉरिटी, अथॉरिटी कंसर्न्ड, ये आएगा इसका आंसर। है ना इम्पोर्टेंट, आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, पढ़ना चाहिए आपको। कैन यू गिव मी द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट एब्सेंट, क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू गिव मी द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट एब्सेंट, चेक करिए राइट है क्या, चेक इट आउट। कैन यू गिव द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट एब्सेंट, कैन यू गिव द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट एब्सेंट, राइट है क्या। आप कहेंगे यस मैडम, यहाँ पर एब्सेंट नाउन के बाद रखा गया है इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। एक एडजेक्टिव है आपका वर्थ प्लस आईएनजी, जैसे मैंने लिखा वर्थ रीडिंग, पढ़ने योग्य, जैसे मैंने लिखा वर्थ बाइंग, खरीदने योग्य, जैसे मैंने लिखा वर्थ स्पीकिंग, बोलने योग्य। वर्थ प्लस आईएनजी, वर्थ रीडिंग, वर्थ लिसनिंग, वर्थ वॉचिंग, वर्थ प्रेजिंग। अब ये जो वर्थ प्रेजिंग, वर्थ प्लस आईएनजी है, वर्थ रीडिंग, वर्थ लिसनिंग, ये भी पोस्ट पॉजिटिव होते हैं। ये भी क्या है, ये भी पोस्ट पॉजिटिव है। जैसे मैंने लिखा दिस इज अ वर्थ वॉचिंग मूवी, क्वेश्चन मैंने लिखा दिस इज अ वर्थ वॉचिंग मूवी, दिस इज अ वर्थ वॉचिंग मूवी। अब ये वर्थ वॉचिंग, वर्थ लिसनिंग, वर्थ प्लस आईएनजी पोस्ट पॉजिटिव है, तो क्या ये क्वेश्चन करेक्ट है। दिस इज अ वर्थ वॉचिंग मूवी। अब ये वर्थ वॉचिंग एक पोस्ट पॉजिटिव है, पोस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नाउन के बाद रखा जाएगा, पहले नहीं। इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया। करेक्शन क्या होगा, इसका करेक्शन होगा दिस इज अ मूवी वर्थ वॉचिंग, दिस इज अ मूवी वर्थ वॉचिंग, ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ये होगा करेक्ट। तो आपको पोस्ट पॉजिटिव पता चल गए, 4 और 1 5, 4 और 1 5। डन है यहाँ तक, कोई डाउट किसी को।
दिस इज अ मूवी वर्थ वॉचिंग, यस, बिल्कुल राइट है, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अब आप लिखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव लिख लीजिए पहले आप, फिर समझेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, then is your distributive adjective, exclamatory adjective, emphasizing adjective, interrogative, interrogative adjective, numeral adjective, possessive adjective, descriptive adjective, descriptive adjective, से है और इनसे जुड़ी हुई कुछ छोटी मोटी बातें, कहने के लिए छोटी मोटी बातें हैं, बट एसएससी और बैंक के एग्जाम में सबसे ज्यादा रोल प्ले करती हैं ये डिग्रीज, तो इसलिए आपको बहुत कंसंट्रेशन से इसको समझना चाहिए। देखिएगा, आज हम बात कर रहे हैं डिग्रीज की। डिग्रीज में मेरे बोर्ड पर मैंने 3 डिग्रीज लिखी हैं बच्चों, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, वैसे तो आप लोगों के मन में एक बड़ा भ्रम है कि पॉजिटिव डिग्री केवल विशेषता बताती है ना, ये एक बड़ा भ्रम है, बट इसको हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री केवल विशेषता नहीं बताती, बल्कि 2 चीजों को इक्वल भी करती है, 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन भी करती है, और सब में से बेस्ट भी चूज करती है। वो हम रूल्स के तहत देखेंगे, वो हम रूल्स को जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन आज हम सिंपली बात कर रहे हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब मैं अगर आपसे पूछूं गाइस कि ये जो स्वीट लिखा हुआ है, ये जो स्वीट लिखा है, इस स्वीट को आपने स्वीटर ही क्यों लिखा है, मोर स्वीट क्यों नहीं लिखा? या फिर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि डिग्रीज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करिए। काफी बच्चों को पता भी होगा और शायद काफियों को नहीं भी पता होगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि स्वीट में स्वीटर क्यों लगाया और मोर स्वीट क्यों नहीं लगाया, ऐसे ही स्मॉल में स्मॉलर क्यों लगाया, मोर स्मॉल क्यों नहीं लगाया, टॉल में टॉलर क्यों लगाया, मोर टॉल क्यों नहीं लगाया। पहली बात तो आप रट्टाफिकेशन से थोड़ा सा बाहर आइए और चीजों को समझिए। ये नहीं कि हम बचपन में पढ़ रहे थे और बचपन में हमने पढ़ा कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री है, उठा के उसको रटना शुरू कर दिया, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ऐसा मत करिए। अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा विजिलेंट होकर के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, रादर देन कि हर चीज को आप रटते फिरें। ठीक है, चलिए, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब यहाँ देखते हैं, हमारा क्वेश्चन था कि हमने मोर स्वीट क्यों नहीं लिखा और स्वीटर क्यों लिखा, मोर स्मॉल क्यों नहीं लिखा, स्मॉलर क्यों लिखा। इसके लिए मैं थोड़ा सा ब्लैंक पेज ले लेती हूं, मुझे उम्मीद है कि ब्लैंक पेज पे आपको नजर आएगा।
ये मैं प्रेजेंटेशन मोड से बाहर आ जाती हूँ और यहाँ मैंने ले लिया एक ब्लैंक पेज। इसका थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लिया जाए ताकि आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लिया जाए, नहीं तो क्या है लाइट बैकग्राउंड में ओफो दिखाई नहीं देता। चलिए कोई बात नहीं, इसको ओके कर देते हैं। बैकग्राउंड ये वाला ले लेना चाहिए, ग्रीन वाला। ग्रीन वाले में पढ़ने में स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ लेते हैं। लेट मी ट्राई दिस डार्क ग्रीन, परफेक्ट। चलिए स्टूडेंट्स, अभी आपको ओवरव्यू तो समझ में आ गया है कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ज़रा स्टार्ट करेंगे। आज हम देख रहे हैं कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज। कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज के लिए मैं आपके सामने बोर्ड पर क्या लिख रही हूँ, 3 डिग्रीज लिख रही हूँ। पहली डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी है कंपैरेटिव और तीसरी हमारे पास है सुपरलेटिव। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, सुपरलेटिव। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये समझिएगा कि डिग्रीज का फॉर्मेशन होता कैसे है। डिग्रीज का फॉर्मेशन कैसे होता है? डिग्रीज का फॉर्मेशन होता है ईआर लगा करके एंड मोर लगा करके। या तो आप ईआर लगाते हैं या फिर आप मोर लगाते हैं, या फिर एक तरीके की डिग्री होती है जो इरेगुलर होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। आप गुड में गुडर तो नहीं लगाते हो, मोर गुड भी नहीं लगाते हो, तो गुड, बेटर, बेस्ट, तो इनको हम बोलते हैं रेगुलर। ऐसे ही बैड, वर्स, वर्स्ट। बैड का बैडर नहीं बनाते हो, मोर बैड भी नहीं बनाते हो, तो ये कंसेप्ट तो पहले से ही क्लियर है। तो डिग्रीज का फॉर्मेशन 2 तरीके से, ईआर और मोर, और एक प्रकार की डिग्रीज होती हैं जिनको हम कहते हैं इरेगुलर डिग्रीज। इरेगुलर तो स्टूडेंट्स याद ही करनी पड़ेंगी और मैं आपके बोर्ड पर सारी इरेगुलर इंपॉर्टेंट डिग्रीज लिखवा दूंगी। ठीक है, तो ये है डिग्रीज का फॉर्मेशन, ईआर या फिर मोर। अब ईआर कब लगाना है और मोर कब लगाना है, इसकी चर्चा है आज के सेशन में। गाइस, वाउल साउंड, वाउल्स आपने पढ़े होंगे। वाउल्स की बात करते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। वैसे तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि वाउल साउंड कितनी होती हैं, तो काफी सारी होती हैं। वो हमारा डिबेट नहीं है, उसे हमें जानना भी नहीं है। मोनोप्थोंग्स होता है, डिप्थोंग्स होता है, ये वाउल साउंड की कैटेगरी में आती हैं, उसको हमें नहीं जानना है। अब एक बार छोटे से रूप में देखेंगे वाउल्स और उनसे प्रोड्यूस होने वाली साउंड। बहुत डिटेल में नहीं, आई रिपीट कि होने को तो साउंड्स बहुत हैं, लेकिन हमें मोनोप्थोंग्स, डिप्थोंग्स वाले सेशन में नहीं जाना है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं वाउल्स, 4 साउंड की। देखियो, ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे प्रोड्यूस होने वाली साउंड कौन सी होगी? ए, ई, आई, ओ, यू कभी भी काउंट नहीं होगी। तो वाउल्स पड़े हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू, और इनसे प्रोड्यूस होने वाली साउंड है 4। हम सिर्फ 4 यहां पर वाउल साउंड की बात कर रहे हैं। मोनोप्थोंग्स, डिप्थोंग्स, बहुत ज्यादा साउंड्स जो हैं उन पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमें इतना ही काफी है। ए, ई, आई, ओ, राइट। यू एक कॉन्सोनेंट साउंड है जो कि वाउल साउंड में काउंट नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो कि जब भी हमारा एक रूल बनता है, ये हो गई हमारे पास वाउल साउंड्स। ठीक है, इसको हमने बोल दिया वाउल साउंड्स। जैसे ही मैंने बोला वन वाउल साउंड, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वन सिलेबल। वन सिलेबल, ठीक है। अब आप पूछोगे मैडम वन सिलेबल क्या है? अगर आप मुझसे पूछो मैडम ये वन सिलेबल क्या है, वन सिलेबल यानी कि किसी भी वर्ड से प्रोड्यूस होने वाली वाउल साउंड। जैसे मैंने यहां पर लिखा, देखो रेड लिखा, रेड, ए, रेड, रेड लिखा, तो इसमें से कितनी वाउल साउंड प्रोड्यूस हो रही है? एक, रेड। ऐसे ही पहले वाली स्लाइड पे हमारे पास क्या था? स्मॉल था, कितनी साउंड थी? एक, स्मॉल, ओ, टो, ओ, रेड, ए, एक। तो एक वाउल साउंड का मतलब है वन सिलेबल। और जिस भी शब्द में एक सिलेबल आ जाएगा, जिस भी शब्द में एक सिलेबल आ जाएगा वहां आप यूज करिए ईआर। क्लियर है क्या? वन वाउल साउंड इज इक्वल्स टू वन सिलेबल। आई रिपीट, एक वाउल साउंड एक सिलेबल कहलाएगी, और जहां जहां एक सिलेबल आएगा वहां पर आप यूज करेंगे ईआर। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाने वाली हूं, ऐसा नहीं है कि खाली बोल दिया है, अभी हम पढ़ेंगे। और जैसे ही एक से ज्यादा साउंड आ जाए वहां पर हम लगा देंगे ईआर।
यहीं पर अगर मोर देन वन वाउल साउंड, मोर देन अगर वन वाउल साउंड आ जाए तो वहां पर हम लगा देंगे, यहां पर मोर देन वन वाउल साउंड यानी मोर देन वन सिलेबल, मोर देन वन सिलेबल, और अगर मोर देन वन सिलेबल है तो वहां पर हम लगाने वाले हैं मोर। अब अपन थोड़ा सा स्लाइड्स में लिखे हुए एडजेक्टिव्स पर चर्चा करते हैं। चलिए चेक करते हैं स्लाइड नंबर 1। स्लाइड नंबर 1 में देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है स्वीट, स्वीट, स्वीट। देखो दो वाउल हैं, ई और ई दो वाउल हैं, लेकिन साउंड एक ही प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। दो वाउल हैं लेकिन साउंड एक ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहां पर हम इसको एक ही वाउल, एक ही सिलेबल काउंट करेंगे। इस नाते यहां पर आ गया ई आर और यहां पर आ गया ई एस टी। ठीक है, हमारे पास जितने भी वाउल साउंड हैं हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। स्वीट में एक वाउल साउंड थी और एक वाउल साउंड का मतलब है एक सिलेबल, और एक सिलेबल का मतलब है ई आर लगा देना, और एक से ज्यादा सिलेबल हो तो मोर लगा देना। ठीक है, स्मॉल, यहां पर चेक करिएगा, स्मॉल की अगर मैं चर्चा करूं तो स्मॉल, ओ, टॉल, ओ, एक वाउल साउंड है। स्मॉल में भी कितनी वाउल साउंड है? वन वाउल साउंड, और एक वाउल साउंड का मतलब होता है एक सिलेबल। इसी तरीके से टॉल, टॉल में कितनी है? वन वाउल साउंड। अगर एक वाउल साउंड है तो एक सिलेबल, और अगर एक सिलेबल है तो ई आर। चेक करिए, यहां पर भी ई आर और यहां पर भी ई आर। जब ई आर मिल गया तो ई एस टी मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ई आर मिल गया तो यहाँ ई एस टी मिलने में कोई समस्या नहीं है। ई आर ई एस टी, ई आर मिल गया तो ई एस टी लिखा जाता है सुपरलेटिव में। अगली स्लाइड पे जरा देखते हैं कैसे हम पहचान पा रहे हैं। ये मैंने आपको रूल लिखवाया था, आपको लिख लेना चाहिए वैसे तो। बोल्ड, ओ, ओ, क्लेवर, 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 है ना। काइंड, अब आप कहेंगे क्लेवर, अर। अब आपके मन में जरूर, कईयों के मन में डाउट होगा कि मैडम यहाँ तो दो वाउल साउंड हैं, है ना, दो वाउल साउंड है, डाउट होगा। चलिए इसको मैं स्टार मार्क करती हूं, समझेंगे इसको भी। ठीक है, काइंड, काइंडर, ई आर, बोल्डर। ठीक है, आगे चेक करिए, यंग, य, अ, एक वाउल साउंड, ग्रे, ए, एक वाउल साउंड। एक वाउल साउंड का मतलब है एक सिलेबल, और एक सिलेबल का मतलब है, यहां पर आप देखेंगे कि वन वाउल साउंड है, यहां पर वन वाउल साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब कि यहां मैं लिख सकती हूं कि ये वन वाउल साउंड है, तो ये वन सिलेबल है, वन वाउल साउंड है तो ये वन सिलेबल का काम कर रहा है। और अगर ये एक सिलेबल है तो यहां पर ये काम कर रहा है ई आर। अगर ये एक सिलेबल है तो यहां पर काम कर रहा है ई आर, ये मैंने लिख दिया ई आर। ठीक है, तो वन वाउल साउंड इज इक्वल्स टू वन सिलेबल इज इक्वल्स टू ई आर। यहां पर दोनों में ही क्या है? वन वाउल साउंड का यूज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्रेव, फाइन, वाइट। अब थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें, अब आप इसको ब्रेव वे तो नहीं पढ़ते हो, फाइन ने तो नहीं पढ़ते हो, वाइटे तो नहीं पढ़ते हो, आप पढ़ते हैं वाइट, आप पढ़ते हैं फाइन, आप पढ़ते हैं ब्रेव। लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं 2-3 रूल और लिखवा देती हूं। देखो, जब इसकी बात चली ही है, जब बात चली है तो दूर तलक जाएगी, तो फिर हमें समझ लेना चाहिए, इसके रूल को भी समझ लेना चाहिए। चलिए मैं फिर से एक ब्लैंक पेज लेती हूं, और ब्लैंक पेज पर मैं आपके लिए क्या लिख रही हूं? ये ई का कंसेप्ट लिख रही हूं, वर्ड्स एंडिंग इन ई। ऐसे वर्ड्स जो ई से एंड होते हैं विल नॉट प्रोड्यूस, will not produce any vowel sound। मैंने फिर से पढ़कर बताती हूं। आप ब्रेव पढ़ते हैं, ब्रेवे नहीं पढ़ते हैं, फाइन पढ़ते हैं, फाइने नहीं पढ़ते हैं। ऐसे वर्ड्स जो ई से एंड होते हैं उनमें से पहली बात, नॉट प्रोड्यूस एनी वाउल साउंड। अगर वाउल साउंड प्रोड्यूस करेगा भी, पहली बात करते ही नहीं है, तो वहां पर हम उसको काउंट भी नहीं करेंगे। वाउल जरूर है लेकिन साउंड नहीं है,
चेक करिएगा, वाउल जरूर है लेकिन साउंड नहीं है। दिस इज ब्रेव, दिस इज फाइन, दिस इज वाइट। तो यहां पर आपके पास वाउल जरूर है, ई ई ई जरूर है लेकिन उसका साउंड नहीं है। जब साउंड नहीं है तो यहां पर इसका मतलब वन वाउल हो गया, वन वाउल ने प्रोड्यूस किया वन सिलेबल, ठीक है, क्योंकि ई तो काउंट होता ही नहीं है और वन सिलेबल का मतलब हो गया ई आर। क्लियर है सबको? तो ब्रेव से हमने बना दिया ब्रेवर, फाइन से बना दिया फाइनर और वाइट से बना दिया वाइटर। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा। बढ़ते हैं जरा आगे, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, तो ये ई वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, ये आपका रूल नंबर 2, आप लिख लीजिए इसको। चलिए लार्ज, अब चेक कर लें कितने सारे हैं। लार्ज, आप इसको लार्जे तो नहीं पढ़ते हो ना, लार्जे, एबले, नोबले, वाइजे ऐसे नहीं पढ़ते हो, हमेशा से आपने पढ़ा है लार्ज, एबल, नोबल, वाइज, है ना, वाइज। तो लार्ज, लार्ज आ एक साउंड, एबल एक साउंड, नोबल ओ एक साउंड, वाइज आई एक साउंड, राइट। तो लार्ज, एबल, नोबल, वाइज सब में एक वाउल साउंड प्रोड्यूस हुआ। अगर एक वाउल साउंड प्रोड्यूस हो गया है, एक वाउल साउंड प्रोड्यूस हुआ यानी एक सिलेबल, और एक सिलेबल का मतलब है ई आर। तो इसीलिए हमने लार्ज से बना दिया लार्जर, एबल से एबलर, नोबल से नोबलर, सॉरी माफी चाहूंगी, लार्ज से बनाया लार्जर, एबल से एबलर, नोबल से नोबलर, और इसी तरीके से वाइज से वाइजर। जब हमें ई आर मिल गया है तो हमें यहाँ इसकी प्रॉब्लम नहीं है। लार्जर, लार्जेस्ट, एबलर, एबलेस्ट, नोबलर, नोबलेस्ट, वाइजर, वाइजेस्ट, इसकी समस्या बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रॉब्लम नहीं है कि ईएसटी लगाएं कि नहीं लगाएं, ये हमें पहले से ही कंफर्म्ड है। ये वाली स्लाइड भी सबको क्लियर हो गई। इसको काउंट करना है क्या? पिछली स्लाइड में देख लो, वर्ड्स एंडिंग इन ई विल नॉट प्रोड्यूस अ वाउल साउंड, विल नॉट काउंट एज अ वाउल साउंड, तो उसको सिलेबल में काउंट भी नहीं करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखो, हैप्पी आया, इजी आया, हैवी आया। आप कहोगे है पी, ए और ई, ए और ई। आप बोलोगे मैडम दो वाउल हो गए, ई ई ई ई ई जी, ई जी, ई और जी दो वाउल हो गए। हैवी फिर से दो हो गए, लेकिन अब इसके लिए भी एक रूल लगेगा, वो भी मैं लिखवा देती हूं। रूल नंबर 3, चेक करिएगा, रूल नंबर 3, वर्ड्स एंडिंग इन वाई, इन वाई, वाई से एंड हो रहा है, वर्ड्स एंडिंग इन वाई will not count as a vowel sound, as a vowel sound, ठीक है। वर्ड्स एंडिंग इन y will not count as a vowel sound। y एक कॉन्सोनेंट है बच्चों, y एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के साउंड हम काउंट नहीं करेंगे। y कॉन्सोनेंट होने की वजह से तो जो लास्ट में ई बच रहा है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो फिर बचा क्या? y कॉन्सोनेंट है तो फिर क्या बच गया हमारे पास? बच गया है ई, यहां पर देखिएगा है, ठीक है ई है। तो ये वाला तो काउंट ही नहीं होगा ना ई, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। ये वाला जो y है ये अपने पास कॉन्सोनेंट है। जब ये वाला y कॉन्सोनेंट है तो ये काउंट नहीं होगा, कॉन्सोनेंट नहीं काउंट होगा। तो हैप्पी, हैप्पियर, इजी, इजियर, हैवी, हैवियर, और ER बन गया तो हैप्पीएस्ट, इजीएस्ट एंड हैवीएस्ट। ठीक, मेरे ख्याल से ये स्लाइड भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहो तो पॉज करके लिख लो। अगर फास्ट फॉरवर्ड पर देख करके आप नोट्स बनाना चाहो, जैसी भी आपकी इच्छा है, अल्टीमेटली आप ही के लिए स्लाइड्स तैयार की जा रही हैं, ठीक है। और जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो आप इसको लिखिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये पूरा वापस से मिटा कर लिख देती हूँ। ये जो y है, ये जो y है, ये जो y है, ये काउंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? पिछली स्लाइड पे इसका रीजन भी लिखा है, कॉन्सोनेंट होने की वजह से काउंट नहीं होगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखेंगे वेल्दी, ये भी काउंट नहीं होगी, सेम रूल बन गया। वेल्दी से क्या बन गया? वेल्दियर, ER लग जाएगा, और वेल्दीएस्ट। नेक्स्ट चलते हैं। वैसे तो इसका भी रूल होता है, इसका रूल क्या होता है?
टू वाउल्स टुगेदर, चेक करिए क्या टू वाउल्स टुगेदर लिखे हैं क्या? क्या टू वाउल्स टुगेदर लिखे हैं क्या? ई ए, ई ए। आप इसको ई ए तो नहीं पढ़ते हो ना, आप इसको एक साउंड काउंट करके पढ़ते हो, ये नहीं पढ़ते हो, वेल्दिए नहीं पढ़ते हो, इट्स वेल्दी, एल्दी, वेल्दी, तो वेल्दियर, वेल्दीएस्ट, ठीक है। टू वाउल्स टुगेदर, दो वाउल्स एक साथ आए हैं और कितनी साउंड आ रही है? टू वाउल्स टुगेदर इज इक्वल्स टू वन वाउल साउंड, टू वाउल्स टुगेदर इज इक्वल्स टू, ये मेरा मार्कर इज अ बिग सम इशू, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक मिनट स्टूडेंट्स। टू वाउल्स टुगेदर इज इक्वल्स टू वन वाउल साउंड, और अगर वन वाउल साउंड है तो इज इक्वल्स टू वन सिलेबल, और अगर एक सिलेबल है तो ER। वही हमने इस वेल्दियर में भी एप्लीकेबल किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, चेक करिएगा। रेड, बिग, हॉट, एक साउंड, यहां पर इस पूरी स्लाइड में वन वाउल साउंड है, एक वाउल साउंड होती है वन सिलेबल के बराबर, और जिस भी एडजेक्टिव में एक सिलेबल होगा, जिस भी एडजेक्टिव में एक सिलेबल होगा, जिस भी एडजेक्टिव में एक सिलेबल होगा वहां पर क्या हो जाएगा? ER हो जाएगा। तो रेड, बिग, हॉट, तो क्या बन गया? रेडर, बिगर, हॉटर। जब रेडर बन गया तो रेडेस्ट अपने आप मिल गया आपको, रेडेस्ट अपने आप मिल गया, बिगेस्ट अपने आप मिल गया, और हॉटेस्ट अपने आप मिल गया, ठीक है। इसके लिए कोई डिबेट नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। थिन, थिन, चेक करिएगा कितने साउंड आ रहे हैं भाई? थिन एक साउंड, सैड एक साउंड, फैट एक साउंड। तो थिन, थिनर, सैडर, फैट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, एक एक वाउल साउंड है। ये डिग्रीज कौन सी हैं? ये तो पहचान पा रहे हो ना? पता चला ये डिग्रीज ही नहीं समझ में आ रही हो। ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। ये है आपके पास सुपरलेटिव डिग्री। मुझे लगता है इस मार्कर का कुछ करना होगा। चलो कोई बात नहीं, अभी तो सेशन कंटिन्यू करेंगे, बीच में रोकेंगे नहीं, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा सही कर देंगे। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से देखिएगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। चेक करिएगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ये तो समझ में आ गया कि एक से ज्यादा वाउल साउंड है। ये तो बहुत निश्चित हो गया है कि एक से ज्यादा वाउल साउंड है। अगर एक से ज्यादा वाउल साउंड है तो ER नहीं आएगा, मोर आएगा। डिफिकल्ट, DEFE, तो डिफिकल्ट, एक से ज्यादा वाउल साउंड हो गए। एक से ज्यादा वाउल साउंड हुए तो एक से ज्यादा सिलेबल, एक से ज्यादा सिलेबल हुए तो मोर आएगा। तो मोर, ब्यूटीफुल, मोर डिफिकल्ट, जहां मोर आ गया वहां पर मोस्ट एंड मोस्ट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। इंडस्ट्रियस, ट्री, चार वाउल साउंड आ रहे हैं तो मोर लगा दिया। करेजियस, करेजियस, मोर, एक से ज्यादा वाउल साउंड आया यानी एक से ज्यादा सिलेबल, एक से ज्यादा सिलेबल का मतलब है मोर। चलिए अब बात करते हैं हम कुछ इररेगुलर कंपैरिजन की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक तो है कि आपने ER लगा दिया, एक है मोर लगा दिया, वहां तक तो आपको सबको समझ में आ गया। वाई क्यों नहीं काउंट करना? कॉन्सोनेंट साउंड है। ई काउंट नहीं होता, प्रोड्यूस ही नहीं करता साउंड। आप ब्रेवे और फाइने और इस तरीके से नहीं पढ़ते हो। इट इज फाइन, इट इज ब्रेव, इट इज पोलाइट। आप ई साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते हो। जब ई साउंड प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है तो उसको वाउल हमें काउंट करना ही क्यों है? यानी सिलेबल काउंट नहीं होगा। थर्ड जो हमारा डिग्रीज आती है वो आती है इररेगुलर, जिनको हमें याद करना पड़ता है, इसका कोई रूल नहीं है। पहला जो मैंने इररेगुलर एडजेक्टिव लिखा है वो लिखा है गुड और वेल। गुड और वेल, चेक करिएगा, गुड और वेल।
गुड और वेल दोनों का ही मतलब होता है अच्छा, हालांकि वेल है आपके पास एडवर्ब, जबकि गुड है एडजेक्टिव। आगे चल के धीरे धीरे इसमें भी डिफरेंशिएट करना सीख जाओगे। गुड एक एडजेक्टिव है, वेल एक एडवर्ब है। गुड और वेल का कंपैरेटिव डिग्री बन गया बेटर और बन गया बेस्ट। ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। बट मैं आपको बता देती हूं क्या क्या। ये देखिएगा, बैड, एविल, इल, ये डिग्री कौन सी बन गई भाई? बैड, एविल, इल, ये बन गई पॉजिटिव डिग्री। ये हमारी दूसरी आ रही है कंपैरेटिव डिग्री, कौन सी? वर्स। और ये हमारी वर्स्ट जो है ये है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। अब ज्यादातर बच्चे बैड की डिग्री तो बता देते हैं, बैड की डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम कहाँ आती है? एविल में आ जाती है, इल में आ जाती है ना। तो एविल का एविलियर पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं, फिर कहते हैं मैडम आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया था। एविल हो गया, इल हो गया, बैड हो गया, सबका मतलब होता है बुरा। और इसका जो कंपैरेटिव बनता है वो बनता है वर्स्ट, और जो सुपरलेटिव बनता है वो बन जाता है वर्स्ट। चलिए जरा आगे देखते हैं। लिटिल, लेस, लेसर एंड लीस्ट। लिटिल के दो कंपैरेटिव डिग्री हैं, एक तो लेस है और एक लेसर है। एडजेक्टिव के चैप्टर में जितना हो सके इन चारों कंसेप्ट को हम दूर करेंगे। इन चारों कंसेप्ट को अच्छे से समझकर इनके बीच का जो दूरी है ना, इसको कम करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लिटिल से जुड़े हुए, लेस से जुड़े हुए, लेसर से जुड़े हुए एंड लीस्ट से जुड़े हुए। तो लिटिल के हाल फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ करके चलिए कि लिटिल के दो कंपैरेटिव होते हैं, एक होता है लेस, एक होता है लेसर। इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है लीस्ट। आपकी सुविधा के लिए जरा मैं लिख देती हूं यहां पर, ये आपके पास है पॉजिटिव डिग्री, पीडी लिख दो बच्चों, ये है कंपैरेटिव डिग्री और ये है सुपरलेटिव डिग्री। पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, सीडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री और एसडी मतलब सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास लेट, और लेट के दो कंपैरेटिव डिग्री हैं, एक तो है लेटर और एक है लेटर। अगली क्लासेस में मैं आपको इनका डिफरेंस बताऊंगी, कब लेटर यूज करना है, कब LATTER लेटर यूज करना है, कब लीस्ट यूज करना है, कब लास्ट यूज करना है, इसका यूसेज। ये एक एक एडजेक्टिव को नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए सिर्फ आप इतना तैयार करिए कि लेट की दो कंपैरेटिव, लेटर एंड लेटर, एक डबल टी एक सिंगल टी, दोनों का डिफरेंस अगली क्लास में, ठीक है। इसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री है लेटेस्ट और सुपरलेटिव डिग्री है लास्ट, इनका भी यूसेज हम एक एक करके समझेंगे। ये लेट तो मैंने करवा ही दिया है, ये हो गई आपकी पॉजिटिव डिग्री, ये हो गई आपकी कंपैरेटिव डिग्री और ये हो गई आपकी सुपरलेटिव डिग्री। आगे बढ़ते हैं गाइस। मच, देखो एक मैंने लिख दिया मच और एक मैंने लिख दिया मैनी। मच और मैनी। मच हमेशा मात्रा बताता है, हमेशा संख्या बताएगा। स्टूडेंट्स हैं तो वो मच हो जाएंगे या फिर मैनी हो जाएंगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं तो मच स्टूडेंट या मैनी? मैनी बोलोगे ना, काउंटिंग, संख्या। ऐसे ही मिल्क की बात करें तो जो चीज हमें मात्रा बताती है, मिल्क मात्रा है, पानी मात्रा है, तो मच वाटर, मच मिल्क, है ना। तो मच शुगर। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है जो हमें मात्रा बताती हैं उनके साथ आप लगाओ मच, और जितनी भी संख्यात्मक चीजें हैं जो आपको नंबर्स के बारे में बताती हैं उसके साथ आप लगा दो मैनी। अब देखो मच और मैनी के दोनों कंपैरेटिव डिग्री सेम है और दोनों ही सुपरलेटिव डिग्री भी सेम है। चेक करिएगा, मच और मैनी, मोर, मोर एंड मोस्ट, मोस्ट। लेकिन अगर मैंने बात की मच की तो आप कहिए कि मच मात्रा बताता है, जबकि मैनी क्या बताता है? नंबर बताता है। फिर से कहूंगी, इनको डिटेल जो डिस्कशन है इनका अगली क्लास में हम जरूर करेंगे। कब, कहाँ, कैसे यूज करना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये हमारे अगले सेशन को आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा डिग्री है वो है ओल्ड। ओल्ड के दो कंपैरेटिव होते हैं, एक है ओल्डर और एक है एल्डर। इसी तरीके से ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। मैं फिर से कहूंगी गाइस, ओल्ड, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। आप सिर्फ अभी इतना याद करिए कि ओल्ड के कंपैरेटिव डिग्री कितने होते हैं, तो आप देखिएगा दो होते हैं। सुपरलेटिव डिग्री कितनी होती हैं? दो होती हैं। तो इतना याद करके चलिए, अगली क्लास में मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी कि ओल्डर कब यूज करना है, एल्डर कब यूज करना है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री के लिए आपको मैं तीन चीजें लिखवा रही हूँ। एक तो है एज, दूसरा है नॉट सो एज, तीसरा है नॉट एज, और आपके पास फोर्थ है, फोर्थ में आगे लिख देते हैं, काम करते हैं, फोर्थ नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं।
और फोर्थ है नो अदर, और नो अदर फॉलो करता है किसको? एस को। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, अक्सर जब हम छोटे थे तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि पॉजिटिव डिग्री का यूज़ केवल विशेषता बताने के लिए होता है। ये बात राइट है, लेकिन अब आप थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन कर दीजिए। पॉजिटिव डिग्री का यूज़ दो चीज़ों को इक्वल करने के लिए, पॉजिटिव डिग्री का यूज़ दो चीज़ों में कंपैरिजन के लिए, और पॉजिटिव डिग्री का यूज़ सब में से बेस्ट चूज़ करने के लिए भी किया जाता है। तो आपने पहले देखा एज एस, यहाँ पर इसके बीच में आती है पॉजिटिव डिग्री, नॉट सो एज इसके बीच में आती है पॉजिटिव डिग्री, नॉट एज एस इसके बीच में आती है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और इसके बाद हमारे पास है नो अदर एज एस, और यहाँ पर भी आती है पॉजिटिव डिग्री। अब अगर आप क्वेश्चन देखें, जैसे मैंने लिखा सीता इज एज गुड एज गीता। नंबर 2, this room is not so clean as that one. नंबर 3 पे मैंने लिखा सीता is not as good as गीता। एंड नंबर 4 पे आप देखिए, नंबर 4 पे आप देखेंगे नो अदर मैन इन द टाउन is as wise as राम। इन चारों एग्जाम्पल्स को आप देखिए, पहले में एज एस के बीच में क्या आया? पॉजिटिव डिग्री, यानी कि दो व्यक्ति लिए गए, एक लिया गया सीता और दूसरा गीता। सीता और गीता को इक्वली गुड बताया गया, ना तो सीता ज़्यादा अच्छी है और ना ही गीता ज़्यादा अच्छी है। तो सीता और गीता में से किसको अच्छा बताया गया? आप कहेंगे मैम किसी को नहीं, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, दो कमरे लिए गए, एक दिस कमरा और एक दैट कमरा, राइट? दिस कमरा और दैट कमरा। अब आप देखिएगा कि दिस रूम और दैट रूम में नॉट सो क्लीन, यानी कि ज़्यादा क्लीन कमरा कौन सा है, दिस रूम या दैट रूम? तो आंसर जाएगा दैट रूम, यानी कि दो के बीच में कंपैरिजन किया और यहाँ पर आ गई पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद नॉट सो था और नॉट एज भी आ सकता है। ठीक है, नॉट सो था तो नॉट एज भी आ सकता है, और यहाँ हमने यूज कर दी पॉजिटिव डिग्री, यानी कि यहाँ पर सीता इज नॉट एज गुड एज गीता, मतलब गीता ज्यादा अच्छी है। नो अदर मैन इन द टाउन इज एज वाइज एज राम, यहाँ पर एज एस के बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज किया हमने, एज एस के बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज किया, और नो अदर यानी कि पूरे टाउन में से राम सबसे ज्यादा वाइज है, पूरे टाउन में राम सबसे ज्यादा वाइज है। इसका मतलब ये हुआ। बढ़ते हैं हम आगे, ये है हमारी पॉजिटिव डिग्री। बात करेंगे हम नेक्स्ट कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री एक बार मैं आपको वापस गो थ्रू करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 दो चीज़ों को इक्वल करना, क्वेश्चन नंबर 2 दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन, क्वेश्चन नंबर 3 दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन, क्वेश्चन नंबर 4 सब में से बेस्ट चूज करना। इसका मतलब पॉजिटिव डिग्री दो चीज़ों को इक्वल, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन और सब में से बेस्ट को चूज करने का काम करती है। उसके लिए आपको एज एज, नॉट सो एज, नॉट एज एज और नो अदर एज एज का यूज करना होगा। एज एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, नॉट सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री और नो अदर के बीच में भी पॉजिटिव डिग्री, ये ध्यान रखिए। बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री में पहला यूज देखेंगे टू कंपेयर थिंग्स और पर्संस ऑफ द सेम काइंड।
number 1. Rule number 1. To compare things or persons of the same kind, we use any other which is followed by singular noun, and दूसरा है any other and all other which is followed by a plural noun, which is followed by a singular noun. जब भी हम कंपैरिजन करते हैं सेम काइंड की चीज़ों का या सेम काइंड के व्यक्तियों का, पहले इसका मतलब समझिए. एक स्टूडेंट की तुलना दुनिया के बाकी सब स्टूडेंट से, एक टीचर की तुलना दुनिया के बाकी सारे टीचर से, एक सिटी की तुलना दुनिया की बाकी सारी सिटीज से. ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेम काइंड. दो चीज़ें इसमें कॉन्सेंट्रेट या याद रखने वाली हैं, एनी अदर या फिर ऑल अदर. एनी अदर के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर जाएगी, जबकि ऑल अदर के बाद नाउन हमेशा प्लूरल जाएगी. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री के यूजेज की. तो पहला कंपैरेटिव डिग्री का यूज मैंने आपके बोर्ड पर लिखा है. क्वेश्चन देखेंगे, मुंबई इज busier than any other city in India. यहाँ देखिएगा, मुंबई इज बिजियर यानी कि यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री आ गई. यहाँ पर एनी अदर के बाद नाउन क्या आ गया, सिंगुलर आ गया. कभी कभी इस क्वेश्चन को लिखा जाता है देन दैट ऑफ, ये भी राइट है. देन दैट ऑफ आगे चल के जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें आपको वैरायटी ऑफ पैटर्न्स नजर आएंगे. तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि इसको अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है. सिटी इन इंडिया, देन एनी अदर सिटी इन इंडिया. और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैंने लिखा गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी अदर. क्वेश्चन नंबर 2, गोल्ड इज costlier than any other metal. और अगर मैं यहाँ पर any other की जगह all other लिखना चाहती हूँ, gold is costlier than all other. जब all other होगा तो यहाँ पर metal नहीं होगा, क्या होगा, metals होगा. ये इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है, मेटल्स होगा. तो यहाँ पर देखो एनी अदर के बाद नाउन सिंगुलर मेटल आ गया, ऑल अदर के बाद मेटल्स प्लूरल आ गया, और एनी अदर एंड ऑल अदर के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी. और कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मेशन डे 17 में दिया गया है आपको. आज डे 18 है, डे 17 में फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज आपको पढ़ाया जा चुका है. तो प्लीज आप उसको रेफर करिए, कब ER लगाना है, कब मोर लगाना है. ठीक है, फिर लिखेंगे गंगा इज होलियर देन ऑल अदर रिवर्स. क्वेश्चन नंबर 3, गंगा इज होलियर देन ऑल अदर रिवर्स. ठीक है, गंगा इज होलियर देन ऑल अदर रिवर्स. तो गंगा इज होलियर देन ऑल अदर रिवर्स हो गया. तो यहाँ पर ऑल अदर के बाद क्या आ गया, नाउन प्लूरल आ गया. और क्या ऑल अदर के साथ यह कंपैरेटिव डिग्री है, बिल्कुल है. यही इम्पोर्टेंट है. तो ये जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखे गए हैं सॉरी, ये क्या है, करेक्ट है. ठीक है, ये हुआ आपका रूल नंबर 1 ऑफ कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री का ये हो गया आपका रूल नंबर 1. ठीक है, लेड इज हैवियर देन ऑल मेटल्स लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, लेड इज
heavier than all metals। अब यहाँ पर देखिए all metals लिखा है तो राइट है क्या? lead is heavier than all metals। आप कहेंगे मैडम बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपने all का यूज़ किया है, all other का यूज़ नहीं किया है, जबकि आना क्या चाहिए? all other आना चाहिए। all other करेक्ट होगा, all करेक्ट और इनकरेक्ट होगा। ये हो गया आपका रूल नंबर 1 कंपैरेटिव डिग्री का। बात करेंगे रूल नंबर 2 की। अक्सर हम कंपैरेटिव डिग्री में बात करते हैं एक व्यक्ति, दो व्यक्तियों की और एक विशेषता की। राम श्याम से ज्यादा अच्छा है तो 2 व्यक्ति आ गए। राम सीता गीता में से गीता सबसे ज्यादा अच्छी है, 3 व्यक्ति आ गए। अब हम थोड़ा सा उल्टा कर रहे हैं, हम एक व्यक्ति की 2 विशेषताओं की तुलना कर रहे हैं। मैंने राम लिया, राम की 2 क्वालिटीज ली मैंने, ये हो गई आपकी फर्स्ट क्वालिटी, ये हो गई आपकी सेकंड क्वालिटी। ठीक है, फर्स्ट क्वालिटी एंड सेकंड क्वालिटी। अब जब आप एक ही व्यक्ति की 2 क्वालिटी के बारे में कंपैरिजन करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो पहली क्वालिटी होगी उससे पहले लगाएं मोर, उससे पहले लगा दें मोर प्लस क्वालिटी, जो भी उसकी क्वालिटी होगी, ब्रेव होना, स्वीट होना, काइंड होना, जो भी क्वालिटी होगी, और सेकंड क्वालिटी को आप रखिए पॉजिटिव डिग्री में। पीडी रेफर्स टू पॉजिटिव डिग्री, यानी कि जब भी आप एक व्यक्ति की 2 विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, ऐसी कंडीशन में पहली क्वालिटी से पहले मोर लगाना है और दूसरी क्वालिटी को पॉजिटिव डिग्री में रखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं रूल नंबर 2? हम लिख सकते हैं व्हेन वी कंपेयर 2 डिफरेंट क्वालिटीज, व्हेन वी कंपेयर 2 different qualities, when we compare 2 different qualities of the same person or thing, then we need to use more before first quality and use positive degree for the second quality। एक ही व्यक्ति की 2 क्वालिटीज को डिस्कस करने के लिए पहली क्वालिटी से पहले मोर लगाना है और दूसरी क्वालिटी को पॉजिटिव डिग्री में रखना है। राम इज ब्रेवर देन काइंड। एक राम है, उसकी 2 क्वालिटीज हैं, एक है ब्रेवर और दूसरा है काइंड। तो राम इज ब्रेवर देन काइंड, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि काइंड तो ठीक है, काइंड को तो पॉजिटिव डिग्री में रखा, लेकिन यहाँ पर तो ER लगा दिया, जबकि हमें चाहिए क्या? हमें तो चाहिए मोर, है ना, हमें चाहिए मोर। तो पहली डिग्री को आप करेक्ट करिए। आप क्या लिखेंगे? आप क्या लिखेंगे? राम इज, पहली डिग्री से पहले क्या लगाना है? मोर। राम इज मोर ब्रेव। आप क्या लिखेंगे? राम इज मोर ब्रेव देन काइंड। राम इज मोर ब्रेव देन काइंड, ये आएगा आंसर। ये हो गया आपका करेक्ट। एक ही व्यक्ति की 2 क्वालिटीज या 2 विशेषताओं के बारे में डिस्कशन करने के लिए पहली क्वालिटी से पहले मोर एंड सेकेंड क्वालिटी रहेगी पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सीता इज
सीता इज काइंडर देन ब्रेवर, ये हो गया इनकरेक्ट, क्योंकि एक सीता है जिसकी दो क्वालिटीज हैं। ये हो गई आपकी फर्स्ट क्वालिटी, ये हो गई आपकी सेकंड क्वालिटी, ये हो गई आपकी सेकंड क्वालिटी, राइट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सीता इज, पहली क्वालिटी से पहले मोर लगाना है, मोर लगा के मैंने लिख दिया काइंड, देन लगा दिया, और सेकंड क्वालिटी को हमें पॉजिटिव डिग्री में रखना है। तो सीता इज मोर काइंड देन ब्रेव, ये हुआ आपका करेक्ट आंसर। ये हो गया आपका रूल नंबर 2। बात करेंगे रूल नंबर 3 की। When selection out of 2 is meant, we use the plus comparative degree plus of the 2। देखिएगा, राम श्याम, राम श्याम से ज़्यादा अच्छा है। जब मैंने दोनों व्यक्तियों का नाम दिया, दोनों पर्सन्स का नाम दिया, मतलब मैंने कर दिया कंपैरिजन। राम अच्छा है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं किया, दो में से मैंने चूज किया, राइट, दो में से मैंने सेलेक्ट किया। राम श्याम से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कंपैरिजन किया। राम इंटेलिजेंट है, चॉइस किया। राम श्याम से ज़्यादा ब्रेव है, कंपैरिजन किया। राम ब्रेव है, क्या किया, सिलेक्शन किया। तो जब भी आप सिलेक्शन करेंगे तो मैंने आपके लिए एक रूल लिखा है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द 2। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, याद रखिए, कंपैरेटिव डिग्री से पहले कभी भी आर्टिकल द का यूज होता नहीं है। प्लीज लिसन मी केयरफुली। कंपैरेटिव डिग्री से पहले कभी भी आर्टिकल द का यूज होता नहीं है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में दो रूल ऐसे बनते हैं जहां पर कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। एग्जामिनर का मन करता है तो आर्टिकल द में एरर दे देते हैं, तो वो आर्टिकल की एरर हो गई। कभी कभी आर्टिकल को वहीं रखते हैं और कंपैरेटिव डिग्री में एरर दे देते हैं। तो दोनों वाइस वर्सा तरीके से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई रिपीट, कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता, लेकिन दो कंडीशंस ऐसी बनती हैं जहां पर कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, जिनमें से कि ये आपकी पहली कंडीशन है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का आना। क्लियर है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का आना। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, ऑफ द 2 बॉयज राम इज फास्टर। अब ये क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि मैंने फास्टर से पहले आर्टिकल द नहीं लगाया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑफ द 2 बॉयज राम इज द फास्टर। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं राम इज द, ऐसे भी आ सकता है, राम इज द फास्टर ऑफ द 2 बॉयज। उससे सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी राइट है और ये भी राइट है, उससे सेंटेंस में कोई असर नहीं होगा। पहले वाला गलत हो गया, बाकी के दो क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ही इज द एबलर ऑफ द 2 कैंडिडेट्स। क्वेश्चन राइट है, ही इज द एबलर, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द 2। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ही इज द एबलर ऑफ द 2 कैंडिडेट्स। बात करेंगे रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 कहता है कि डबल कंपैरेटिव इज अवॉइडेड इन इंग्लिश। डबल कंपैरेटिव is avoided in
double comparative is avoided in English. एक ही सेंटेंस में 2 बार कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होता. मैंने क्वेश्चन लिखा, I feel he is, I feel he is more happier now. लास्ट क्लास में आपने देखा होगा मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है और ER से एंड हो रही है वो भी कंपैरेटिव डिग्री है. तो एक ही सेंटेंस में 2 कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम नहीं करेंगे. तो यहाँ से मोर हटा दीजिएगा, मोर हटा दीजिएगा. तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आई फील ही इज हैप्पियर नाउ. आई फील ही इज हैप्पियर नाउ. द माउंटेन इज मोर हायर देन वी एक्सपेक्टेड. The mountain is more higher than we expected. फिर से आप कहेंगे कि मैम गलत है. कैसे गलत है? मोर और हायर एक ही सेंटेंस में 2 बार नहीं आता है. अरे ये क्या हो गया? ठीक है, मोर हायर. तो यहाँ से हम मोर को हटा देंगे. तो ये भी क्वेश्चन गलत था, ऊपर वाला भी गलत था, दोनों को हमने करेक्ट कर दिया है. ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन बनता है. एक्सेप्शन बनता है. वो एक्सेप्शन क्या है? वी यूज double comparative. We use double comparative with gradual increase. With gradual increase. जब 2 चीजें समानांतर तरीके से बढ़ती हैं, जब 2 चीजें समानांतर तरीके से बढ़ती हैं. मैं जैसे 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 इंग्लिश के नोट्स बनाऊंगा मेरे कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे. मैं जितना ज़्यादा याद करूँगा उतने अच्छे क्वेश्चन के आंसर दे पाऊँगा. मैं जितना ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगा उतना ज़्यादा मेरे एरर होने के चांसेस कम होंगे. राइट? तो आप क्या देख रहे हैं? जब 2 चीज़ें समानांतर तरीके से बढ़ रही हैं. इम्पॉर्टेंट क्या है इस रूल में, इस एक्सेप्शन में? 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है. आर्टिकल द और एक ही सेंटेंस में 2 बार कंपैरेटिव डिग्री का आना. दोनों ही कंपल्सरी हैं कि आने ही चाहिए. कैसे? एग्जाम्पल देखेंगे. द अर्लियर यू डिसाइड, द अर्लियर यू डिसाइड द बेटर इट इज फॉर यू. द अर्लियर यू डिसाइड द बेटर इट इज फॉर यू. यहाँ पर अर्लियर हो गया कंपैरेटिव डिग्री, उससे पहले हो गया आर्टिकल द. यहाँ पर बेटर हो गया कंपैरेटिव डिग्री, उससे पहले हो गया आर्टिकल द. ठीक है, तो द अर्लियर यू डिसाइड द बेटर इट इज फॉर यू. तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. 2 चीजें आई हैं इसमें. नंबर 1, पहली चीज क्या आई? आर्टिकल द कंपैरेटिव डिग्री से पहले. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया कि कंडीशनली हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं. पहली कंडीशन थी जब 2 के बीच में हम चॉइस कर रहे थे, जहां हमने यूज किया था द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द 2. एंड दूसरी कंडीशन आपकी बनती है जब 2 चीजें पैरेलली आगे बढ़ रही हूँ, ग्रेजुअली अपने आप में ग्रेजुअली आगे बढ़ रही हूँ, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज होगा. दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, ये हो गया आपका रूल नंबर 2. द सूनर यू नो द बेटर इट वुड बी. द सूनर यू नो द बेटर इट वुड बी. द सूनर यू नो, यहाँ पर सूनर क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री, उससे पहले आर्टिकल द.
फिर यहाँ पर भी ये क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री, उससे पहले आर्टिकल द। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेप्शनल केस। बात करेंगे रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 लिखेंगे, सम लैटिन एडजेक्टिव्स आर followed by to, not by then. Some Latin adjectives are followed by to, not by then. Latin adjectives क्या क्या हो सकते हैं, जैसे senior to, senior to, junior to, exterior to, interior to, ठीक है, prefer to, preferable to, inferior to, superior to। यहाँ आप कभी भी देन का यूज़ मत करिएगा, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इससे जुड़े हुए बने हुए हैं। बहुत सारे एग्जाम में इससे, इस रूल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनर ने आज तक दे रखे हैं। उनमें से कुछ मैं आपके बोर्ड पर लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ही इज मोर जूनियर टू मी। यहाँ पर एक चीज़ ठीक है कि जूनियर के बाद टू आ गया, लेकिन जूनियर से पहले मोर मोस्ट का यूज़ भी नहीं होगा, तो यहाँ से क्या हटा देंगे, मोर हटा देंगे। नंबर 2, टी इज मोस्ट प्रेफरेबल देन कॉफ़ी। टी इज मोस्ट प्रेफरेबल देन कॉफ़ी। तो पहली बात तो यहाँ प्रेफरेबल के बाद देन नहीं आएगा, और प्रेफरेबल से पहले मोस्ट भी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा टी इज प्रेफरेबल टू कॉफ़ी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जामिनर ने इस रूल से जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर पेपर में दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट रूल, सम एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉलो एनी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। रूल नंबर 6, सम एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉलो एनी comparative और सुपरलेटिव डिग्री। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कुछ एडजेक्टिव्स ना तो सुपरलेटिव डिग्री को फॉलो करते हैं और ना ही कंपैरेटिव डिग्री को फॉलो करते हैं। इसका रीज़न ये है कि अपने आप में कंप्लीट होते हैं। पहला एडजेक्टिव है कंप्लीट, दूसरा है एक्सीलेंट। कंप्लीट, एक्सीलेंट, राउंड, स्क्वायर, यूनिक, यूनिवर्सल, चीफ, परफेक्ट। इन सब के साथ कभी भी कोई डिग्री का यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, द प्रोजेक्ट ऑन दिस डैम सीम्स टू बी मोर कंप्लीट
the project on this dam seems to be more complete. Seems to be more complete. अब यहाँ पर seems to be more complete, तो complete से पहले ये more आना बिल्कुल गलत है, कभी भी नहीं आएगा। complete से पहले more, most इस तरीके के वर्ड्स नहीं आएंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही complete वर्ड हैं, ये अपने आप में ही complete वर्ड हैं। महात्मा गांधी was the most unique man of the world. Mahatma Gandhi was the most unique man in the world. अब यहाँ पर यूनिक से पहले द मोस्ट या मोर का यूज नहीं होगा। मोस्ट हटा दीजिए, द यूनिक लिखना राइट है। द यूनिक लिख सकते हैं बट मोस्ट हट जाएगा, यहाँ से मोस्ट को हटा दीजिए, ठीक है। तो ये आपके कुछ रूल हुए हैं कंपैरेटिव डिग्री के। अब तीसरी डिग्री बची है, वो है सुपरलेटिव डिग्री। नोट डाउन कर लीजिए उसे भी। सुपरलेटिव डिग्री, तीसरी डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री रूल नंबर 1, अदर इज not used with superlative degree. Other is not used with superlative degree. Other का use superlative degree के साथ नहीं होता है। Ram is the most intelligent of all other students. Question number 1. Ram is the most intelligent then all other students. जब हमने लिखा मोस्ट इंटेलिजेंट तो फिर ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर का यूज नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आएगा, और ऑल द स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं आप, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं। अदर को हटा के आप आर्टिकल द का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका वॉज द काइंडेस्ट ऑफ ऑल अदर किंग्स। अशोका वॉज द kindest of all other kings. आप कहेंगे मैम यहाँ पर आ गया है द काइंडेस्ट, तो फिर यहाँ से हम हटा देंगे अदर, आप आर्टिकल द का यूज करिए। अशोका वॉज द काइंडेस्ट ऑफ ऑल अदर किंग्स, अदर हटाएंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। ये था सुपरलेटिव डिग्री का यूज। और दूसरा यूज हम जानते हैं, टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स और persons. To compare more than two things or persons, we use superlative डिग्री। हम किसका यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का। क्वेश्चन मैंने क्या लिख दिया? ऑफ ऑल द 3 कैंडिडेट्स, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर देखिएगा कैंडिडेट्स कितने हो गए हैं?
कैंडिडेट्स कितने हो गए हैं? 3। जब कैंडिडेट्स 3 हो गए हैं, 3 कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पर द मोस्ट लिखना राइट है। अब ये मोस्ट और मोर की कहानी मैंने आपको क्लासरूम नंबर 17 में बताई है, डे 17 में डिस्कस किया है, कब ER लगाना है, कब मोर लगाना है, विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। आज हमने पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री के कंप्लीट रूल्स पढ़ लिए हैं। बट रिमेंबर, जब एग्जामिनर देता है तो उसको तोड़ मरोड़ के सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ नया आपको वेरिएशन डालकर देता है। तो आगे वाली जो क्लासेस होंगी, जिसमें कि 10,000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आप उसमें देखिए एडजेक्टिव वहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, उसमें आप देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप 10,000 क्वेश्चंस की क्वेश्चन सीरीज को ज़रूर फॉलो करिए। सो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि 10,000 क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रही है यूट्यूब चैनल पर, YT पर, और YT चैनल का नाम है इंग्लिश विथ ज्योति नागपाल, इंग्लिश विथ ज्योति नागपाल। ठीक है, इसमें से आप ये 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट करिए, नंबर 1। नंबर 2, नोट्स के लिए इंग्लिश विद ज्योति नागपाल, ये टेलीग्राम चैनल का नाम भी है, नोट्स आपको वहाँ दिए जाएंगे। नंबर 3, अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो 9413068656 पर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि आप नए कैंडिडेट हैं, आपने रिसेंटली मेरी क्लासेस ज्वाइन करी हैं, और अगर आपको कोई काउंसलिंग चाहिए, कुछ पूछना है, तो मैं आपको जवाब देती हूँ 9413068656 पर। तो आप इसमें अपना मैसेज ड्रॉप करिएगा, सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। कॉल करने पर नंबर ब्लॉक हो जाता है, और आपको सिर्फ मैसेज ड्रॉप करना है कि आप बैच नंबर 1, ये बैच नंबर 1 है कि आप बैच नंबर 1 के स्टूडेंट हैं और आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप 1-on-1 काउंसलिंग चाहते हैं तो 9413068656 पर मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर कंटेंट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आज का ये सेशन कंप्लीट होता है रूल्स के साथ। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे डिफरेंट काइंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स, वो कैसे ट्रीट किए जाते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द वेरी नेक्स्ट सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल, और इन रूल्स को कंप्लीट याद कर लीजिए। बाय।